Hey everyone, this is Muskan Chabra. Today we are going to continue with retained earnings, and if you haven't watched my previous video, please watch it so that you can have a basic knowledge of the chapter and the various classifications. So today in this video, I hope you will be able to understand what is retained earnings and what are the merits and demerits of retained earnings. So let's start. यू ऑल नो हर एक कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं एंड इन शेयर्स के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। अब हम शेयर्स और शेयर होल्डर्स इन सब के बारे में हम अगली वीडियोस में करेंगे जब हम ये टॉपिक लेंगे। अब हर एक कंपनी के शेयर्स होते हैं और इन शेयर्स के ओनर्स को हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स। अब हम कुछ भी मनी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें रिटर्न चाहिए होता है। अगर हम बैंक में भी अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें पता है कि थोड़ी देर बाद वो बढ़ जाएंगे, तो ही हमें उन्हें डिपॉजिट करवाते हैं। तो इसमें हमें शेयर होल्डर्स अगर अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में तो उन्हें रिटर्न में क्या मिलता है? उन्हें रिटर्न में मिलता है डिविडेंड। लेकिन ये डिविडेंड आता कहाँ से है? ये डिविडेंड आता है कंपनी के प्रॉफिट्स में से। हमने ये समझा कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स में से। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई कई बार कंपनी सभी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि कुछ प्रॉफिट्स अपने पास रख लेती है, या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके पास कुछ प्रॉफिट बच जाता है। तो इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हम क्या कहते हैं? इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को जो हम शेयर होल्डर्स को नहीं देते, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। हमने ये समझा कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है। रिटेन्ड अर्निंग्स वो प्रॉफिट है, वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है जो हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि अपनी कंपनी में ही रख लेते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकें। इसकी डेफिनेशन है, retained earnings is that portion of the net earnings which may be retained in the business for use in the future। मीन्स ये नेट अर्निंग्स या नेट प्रॉफिट्स का वो पोर्शन है जो बिजनेस में ही रख लिया जाता है ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकें। इसके कुछ नाम हैं, जैसे कि फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अब रिटेन्ड अर्निंग्स को फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्यों कहा गया? इसे फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इसलिए कहा गया क्योंकि कंपनी ने अपने ऑपरेशन से, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज से प्रॉफिट कमाया था, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रॉफिट को अपनी कंपनी में दोबारा यूज कर रहे हैं, उसी कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम उसे दोबारा यूज कर रहे हैं ताकि हम फिर प्रॉफिट्स कमा सकें। तो इसलिए हमने रिटेन्ड अर्निंग्स को कह दिया फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, अपने ही प्रॉफिट्स को दोबारा अपनी कंपनी में लगा देना। इसका दूसरा नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है। रिटेन्ड अर्निंग्स वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मींस वो प्रॉफिट है जो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि अपने बिजनेस में ही रख लिया जाता है। तो इसलिए इसका नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इसका एक और नाम है इंटरनल फाइनेंसिंग। अब इसे इंटरनल फाइनेंसिंग क्यों कहा गया? क्योंकि ये हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं, हमें कहीं बाहर से अरेंज नहीं कर रहे, हम अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को ही यूज कर रहे हैं, हम खुद अपनी ये मनी जनरेट कर रहे हैं, खुद ही अपने फंड अरेंज कर रहे हैं। तो इसलिए इसे कहा गया इंटरनल फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग भी सेम थिंग है कि सेल्फ फाइनेंसिंग हम इसे खुद अपने आप खुद जनरेट कर रहे हैं, खुद इस फंड्स को यूज कर रहे हैं, मतलब खुद ही इसे जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम है सेल्फ फाइनेंसिंग। ये इसके चार डिफरेंट नेम्स हैं रिटेन्ड अर्निंग्स के अलावा: फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इंटरनल फाइनेंसिंग एंड सेल्फ फाइनेंसिंग। नाउ वी कैन कंटिन्यू विद द मेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। Here are the various merits of retained earnings. फर्स्ट इज परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स को परमानेंट सोर्स ऑफ फंड क्यों कहा गया? परमानेंट सोर्स ऑफ फंड इसलिए कहा गया क्योंकि ये कंपनी के पास हमेशा एक ऑप्शन होती है इसे एज अ फंड यूज करने के लिए, इसे कंपनी में यूज करने के लिए। मीन्स ये हमारे पास हमेशा के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। जब प्रॉफिट होंगे हम इसे यूज कर सकते हैं। मीन्स ये परमानेंट है, हम इसे कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास है तो हम इसे कभी भी यूज कर सकते हैं और कभी भी इसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या ये हमारे परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, हमारे बिजनेस में रहता ही है। अब इससे अगला है कि नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है जैसे कि अगर हम कंपनी अगर लोन लेती है तो उसे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर वो शेयर होल्डर्स से मनी लेती है, अगर वो शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है तो उन्हें रिटर्न में क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। तो ये सब क्या है? ये हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मीन्स फंड को अरेंज करने के बदले हम कुछ एडिशनल कॉस्ट दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग में ऐसे कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे ही फंड है, इसे हम अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें किसी को एक्सप्लिसिट कॉस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए रिटेन्ड अर्निंग हैज नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल फ्रीडम।
अब जैसे कई बार क्या होता है, कंपनी जब किसी बैंक से लोन लेती है, तो बैंक्स क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमें कई बार अपनी कुछ पर्सनल एसेट्स, अपनी कुछ फाइनेंशियल एसेट्स या कंपनी को अपने गुड्स मॉर्टगेज करवाने पड़ते हैं। मॉर्टगेज क्या होता है? गिरवी रखना। तो वो क्या करते हैं, बैंक्स क्या करते हैं उसपे, अगर हमने अपने गुड्स मॉर्टगेज किए हैं तो उसके सेल वगैरह पे वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, या फिर डिविडेंड पेमेंट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कई बार। तो इससे क्या है, हमारी ऑपरेशनल फ्रीडम उसमें नहीं है, हमें से उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐसा कुछ नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम उसे जैसा चाहे मर्जी वैसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पैसे हैं, हमने खुद ही जनरेट किए हैं, हमने कहीं बाहर से अरेंज नहीं किए, इसलिए इसमें है ऑपरेशनल फ्रीडम। अगला क्या है, इनहेंसेस द कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। अभी हम कंपनी की अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को अब्सॉर्ब करने में हेल्प कर देती है। जैसे कि आपको पता है, जैसे हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा कि एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए हम क्या बनाते हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए हम बनाते हैं प्रोविजंस, लेकिन अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए हम क्या बनाते हैं, रिजर्व्स। अब रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ सिमिलर है, बट इसमें डिफरेंस है। जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स कब मिलता है हमें, जब हम प्रॉफिट्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसे हम कह देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, और हमें रिटेन्ड अर्निंग्स मिल जाते हैं। लेकिन हम रिजर्व्स कब रखते हैं, रिजर्व्स हम तब रखते हैं जब हम नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया, प्रोविजंस को डिडक्ट करने के बाद, टैक्स को डिडक्ट करने के बाद, और डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम रिजर्व्स रख लेते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है। बट जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को मीट करने में, अब्सॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। अगर कंपनी के पास एडिशनल फंड पड़ा है, तो अगर कंपनी में कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो भी गया तो कंपनी उसे अब्सॉर्ब कर सकती है, उसे मीट कर सकती है, उसमें वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब अगला है, इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ऐसा क्यों, उसके इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस क्यों बढ़ जाती है रिटेन्ड अर्निंग्स होने से? अब देखो, किस कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली उस कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा होंगे जिस कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब ज्यादा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है शेयर होल्डर्स के लिए, मतलब ज्यादा डिविडेंड। अब ज्यादा डिविडेंड होगा तो शेयर होल्डर्स की डिमांड भी उस कंपनी के शेयर्स में ज्यादा होगी। तो इसलिए जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है। इसलिए जब ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स होती है तो इससे हमारे इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। नाउ कम्स द डीमेरिट्स। डिससेटिस्फैक्शन अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स। जैसे कि अगर कोई कंपनी ज्यादा ही अपने पास मनी रिटेन कर रही है, ज्यादा ही कुछ रिटेन अर्निंग्स बना रही है, तो इससे शेयर होल्डर्स को डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है। अब ज्यादा रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या है, मीन प्रॉफिट्स को एज डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स ये कह सकते हैं कि आपके प्रॉफिट्स हैं, आप दे सकते हो, बट आप दे नहीं रहे इतने प्रॉफिट्स, और अपने एज ए डिविडेंड हमें नहीं दे रहे, और अपने पास रिटेन कर रहे हो, तो इससे शेयर होल्डर्स को डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है। अब है अनसर्टन सोर्स ऑफ फंड। क्यों रिटेन अर्निंग अनसर्टन सोर्स ऑफ फंड है? अब रिटेन अर्निंग किसका पार्ट है? रिटेन अर्निंग पार्ट है प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट सर्टन होते हैं अनसर्टन, ऑब्वियसली प्रॉफिट अनसर्टन होता है, तो इसलिए रिटेन अर्निंग भी कैसा फंड हुआ, अनसर्टन सोर्स ऑफ फंड। Opportunity cost associated with these funds is not recognized, which can lead to suboptimal use of these funds. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। अब जैसे कि हमारे पास तीन ऑप्शन है जॉब्स की। इन वन जॉब वी आर गेटिंग सैलरी ऑफ ₹15,000, इन सेकंड जॉब वी आर गेटिंग ₹10,000, इन थर्ड जॉब वी आर गेटिंग 5,000। सो एज अ रेशनल पर्सन you will go with the first option, that is getting salary of ₹15,000। तो लेकिन अगर वो 15,000 ना लेता तो उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज क्या होता? उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज होता ₹10,000। तो ये क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स 10,000 को हमने लूज करके हमने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट की। अगर हमने 15,000 को सिलेक्ट किया तो हमने क्या खो दिया, इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम इसके एस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स के जो फंड होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं रिकॉग्नाइज करती, कि अगर हम उसका किसी और तरह यूज करते तो उससे हमारा क्या बेनिफिट होता, हमें क्या रिटर्न होता। तो इससे क्या होता है, इन फंड्स का सब ऑप्टिमल यूज होता है। सब ऑप्टिमल यूज मतलब ऑप्टिमल का मतलब क्या है, दैट इज बेस्ट, और लेकिन सब ऑप्टिमल मतलब उतना बेस्ट नहीं है जितना हो सकता था।
अब अगर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं रिकॉग्नाइज़ की, तो इससे क्या होगा, हमारे फंड्स का सब ऑप्टिमल यूज़ होगा, मीन्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जितना हो सकता था। इसलिए रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐसा होता है कि कंपनीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, जिससे सब ऑप्टिमल यूज़ हो जाता है फंड्स का। सो ये थे हमारे मेरिट्स, डीमेरिट्स, एंड आई होप अंडरस्टूड व्हाट इज़ रिटेन्ड अर्निंग, व्हाट आर इट्स मेरिट्स, व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स। So we'll see you in the next video. Thank you so much.